जंतर मंतर का इजराइल कनेक्शन में पैलेट गन क्या है कि एक छर्रे के अंदर 50-60 छर्रे होते हैं। हम करो। और जो बच्चे नौकरी लेने आना चाहते हैं, आपने वो भी सुना होगा, 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल का करने का चक्कर हुआ कि 1 साल लेट आए बच्चे नौकरी लेने के लिए। फिर जब नौकरी लेने के लिए जाएं तब उनके एग्जाम के पेपर लीक करा दो। यानी एजुकेशन पर 4.6% जीडीपी था। हमारे देश में जितना भी उत्पत्ति होती थी उसका 4.6 था। मोदी के राज में ये 2.5 हो गया है। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मैंने कल ऐलान किया था, आप लोगों को बताया था कि आज आपको मैं बताऊंगा इजराइल कनेक्शन जंतर मंतर से। क्या है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में पेलेट गन्स की कहानी और इसका क्या है इजराइल से रिश्ता। देखिए, मैं बहुत पहले से ये बात कहता रहा हूं कि जहां भी अमेरिका और इजराइल दोस्त के तौर पर आते हैं, उन मुल्कों को तबाह करते हैं। मुझे डर है, मुझे इस बात का खौफ है कि अमेरिका इजराइल हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। नहीं तो सैकड़ों की तादाद में सीडी गाड़ियों की क्या जरूरत होती है। ये कौन लोग हैं? अमेरिका के बारे में तो मैं उन मुल्कों के बारे में भी कहता हूं कि जहां इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल नहीं है, वहां भी डुअल सिटीजनशिप वाले इजरायली उन एम्बेसियों में होते हैं जहां इजराइल की पहुंच बराह रास्त नहीं होती। लेकिन आज मैं अपने उसी टॉपिक पर फोकस रहूंगा और आज मेरे साथ खास मेहमान हैं जनाब शमसुल इस्लाम साहब। वो हर बात को, हर खबर को, हर इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट के साथ, बाकायदा हवालों के साथ बताते हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। अब से पहले हमने ये भी बात की कि आरएसएस और जायनिज्म का क्या रिश्ता है, इजराइल और भारत किस तरह से इसमें जो गाजा कत्लेआम रहा उसमें भारत की क्या हिस्सेदारी है। वो तमाम इश्यूज, देखिए, जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है उसको सलीके से सीधे सीधे आपके सामने रखना हमारा काम है, पत्रकारिता का असूल है। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है ये जंतर मंतर का इजराइल कनेक्शन? मैं समझता हूं इस वक्त देश भर में इस पर अभी चर्चा नहीं हो रही है। मुझे लगता है आपके पास बहुत से फैक्ट्स, बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या कुछ है? जी, बहुत जरूरी जो बिल्कुल अंधेरे में रखा गया है और सब लोग अंधेरे में रख रहे हैं। कुछ जो ईमानदार हैं वो भी, क्योंकि फैक्ट्स नहीं जानते हैं तो उसकी वजह से वो भी इस पर चुप हैं। देखिए, एक तो जंतर मंतर ही नहीं भाई साहब, ये सारे देश में फैल गया है। ये चिंगारी जो है सारे देश में फैल गई है। कल कलकत्ते में जो कुछ हुआ उसकी कोई उसका सोच नहीं सकता था कि कलकत्ता, जहां भी आरएसएस और बीजेपी की सरकार है और आरएसएस के गुंडे जो हैं, वहां पर हिंदुत्ववादी गुंडे जो हैं, वो जिस तरह से दफ्तर तोड़ रहे हैं विरोधियों के, उन्होंने जो है यानी आप ये समझ लीजिए कि टैगोर के मुजस्समे, उन्होंने लेनिन के मुजस्समे, उन्होंने दफ्तर जो है वो तोड़े हैं खुलेआम। वहां पर जो नौजवानों ने कल जो जुलूस निकाला है और पूरा शहर को बंद करके रखा है, वो बहुत बहुत अहम है। उसके अलावा साउथ दिल्ली में भी जो कुछ हो रहा है। लेकिन और मैंने अपनी जिंदगी में, मैं सन 1966 से मैं राजनीतिक तहरीकों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह का जुलूस। यानी 50,000 लोग कह रहे हैं, लाखों लोग थे, लाखों बच्चे थे जो कोई गाली नहीं बक रहे थे, कोई हिंसा नहीं कर रहे थे, कोई भड़काऊ नारा नहीं लगा रहे थे, उनके हाथ में कोई पत्थर नहीं था, उनके हाथ में कोई डंडा नहीं था, कोई डंडा नहीं था। ये सारे मारने पीटने की चीजें सारी अमित शाह की पुलिस के पास थी। और कौन सी पुलिस, यानी अगर आपने देखना था कि इंडिया में कितनी तरह की पुलिस है सेंटर के पास, तो आप वो जंतर मंतर पर आते। और जंतर मंतर के आसपास का जो 20 किलोमीटर का इलाका है उसमें आप आते। तो ये इस पर थोड़ा सा बाद में बात करेंगे कि कैसे सरकार, अमित शाह की सरकार और मोदी की सरकार जो कर रही है। लेकिन हम जरा सा, जो बहुत अहम मसला है, ये पैलेट गन्स। पैलेट गन का दूसरा नाम होता है एयर गन।
एयर गन जो है मैंने अपने बचपन में अपने घर में देखी है, क्योंकि उस जमाने में अलीपुर के आसपास शिकार खेलने जाते थे तो वो एयर गन लेकर जाते थे। और उसके बाद एयर गन जो है यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, बहुत हर घर के अंदर, यानी अमेरिका में तो क्या क्या हथियार होते हैं, लेकिन एयर गन तो बहुत बहुत आम बात है। और ये उससे छोटे मोटे जानवरों का शिकार, कबूतरों का शिकार, इनका उड़ते हुए परिंदों का शिकार इससे किया जाता है। लेकिन पिछले 25-30 साल में इसको बदला गया और ये बनी पैलेट गन। पैलेट गन और एयर गन के अंदर क्या फर्क है? एयर गन के अंदर सिर्फ एक छर्रा होता है और वो जो आप कर रहे होते हैं वो उसको मार गिराता है। पैलेट गन क्या है कि एक छर्रे के अंदर 50-60 छर्रे होते हैं और जब आप उसको जब चलाते हैं, और उसको चलाने का तरीका यह है कि दूर से नहीं चलाया जाता है, जिसको आप हिट करना चाहते हैं बिल्कुल उसके सामने, उसके मुंह पर या उस पे जिस्म को टारगेट करते हैं। और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां शुरू हुआ उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है काज़मी जी। बात यह होगा कि जब कत्लेआम फिलिस्तीनियों का तमाम हो रहा था गजा के अंदर, वेस्टर्न हमारा जो फिलिस्तीनी जहां पर रहते हैं, तो वो जो बड़ा हिस्सा है वेस्ट बैंक, तो वेस्ट बैंक जो था, तो हजारों लोग मारे जा रहे थे नकाबा, और क्या क्या हम देखते हैं कितने जुल्म हुए, किस तरह से लाखों फिलिस्तीनियों को, बच्चों को, औरतों को कत्ल किया गया। ये अभी मैं अक्टूबर 3 साल पहले जो हुआ था उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले जो 48 के बाद जो तमाम होता रहा। तो वहां सीधा गोली मारो, सीधा बम फोड़ो, तो उसके बाद जो हंगामा हुआ, तो इन्होंने ये जो IDF है, इजराइल के जो तानाशाह फाशिस्ट, ये जो ज़ायनिस्ट हैं, इन्होंने क्या कुछ ऐसा किया जाए कि आदमी मरे नहीं लेकिन अपाहिज हो जाए, अपंग हो जाए, और वो कुछ जिंदगी में कुछ करने लायक ना रहे, और अपने घर वालों पे, समाज पर इतना बड़ा बोझ हो जाए कि वो उसी में लग जाए, वो लड़ ना सके। बहुत बहुत यानी ये सीधा नुकसान पहुंचाना भी, और एक साइकोलॉजिकल भी है कि आगे आने वाले जो लोग हैं वो इसमें फंस जाए जी। और ये बात बिल्कुल सही है कि इजराइल ने इसको शुरू किया, लेकिन इंडिया इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। और इजराइल की पार्टनरशिप में ये वर्ल्ड बैंक ने 2023 का, ये कैसे डाटा आ गया, वर्ल्ड बैंक का 2023 का डाटा है, जरा सुन लीजिए जनाब। आप इसको पेश भी कर सकते हैं। और ये अभी 2023 का डाटा है, जैसे मैंने आपको बताया। इंडिया ने इजराइल पार्टनर है उसके प्रोडक्शन में। ये देखिए लिखा हुआ है कि इंडिया बना रहा है और उसका पार्टनर कौन है? इजराइल। एक्सपोर्ट किया ये पार्टनर को एक्सपोर्ट किया 19,556 पैलेट गन 2023 में। यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट किया 2,628। जर्मनी को एक्सपोर्ट किया 2,039। हम जानते हैं यूरोपियन यूनियन और जर्मनी सारी इजराइल के साथ ही है। स्पेन 589। स्पेन अभी रास्ते पर आया, उससे पहले वो सारे वो धंधे कर रहा था जो बाकी साइंटिस्ट करते हैं। और उस थाईलैंड को 20। ये थाईलैंड एक वो है जो इजराइल को सपोर्ट करता है, हम जानते हैं अच्छी तरह इसको 20। अच्छा, और एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि इंडिया ने इजराइल की पार्टनरशिप में, इंडिया एक्सपोर्ट 2023 वर्ल्ड को पार्टनर कौन है? इजराइल। इंडिया का एक्सपोर्ट इजराइल को पार्टनर कौन है? इजराइल। इंडिया का एक्सपोर्ट फ्रांस को पार्टनर को, फ्रांस को 54 भेजे गए, पार्टनर कौन है? इजराइल। नेपाल को 1900, पार्टनर कौन है? इजराइल। रशियन फेडरेशन को 7,171, पार्टनर कौन है? इजराइल जी। और एक और बात जो पता नहीं क्यों चर्चा में नहीं आ रही है कि हसीना ने, वो तो इंडिया की दलाल थी, मोदी की दलाल थी वहां पर जो थी, यानी अभी कोई दलालों से मुक्त हो गया बांग्लादेश में, ये नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो सीधा दलाल थी, वो तो सब कुछ यहीं से दिल्ली से ही चलता था। और तो उन्होंने 5 अगस्त 2024 से पहले जब उनको हटाया गया उनके से,
187 खरीदे 2023 में। यानी आप ये देख रहे हैं कि जो मोदी परस्त हैं, जो इजराइल परस्त हैं, वो इंडिया की पार्टनरशिप वाली कंपनी है और वो इंडिया में है। वो पार्टनरशिप वाली कंपनी इंडिया में है, उससे हजारों की तादाद में उसको बेचा जा रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात, जो अहम बात मेरे प्यारे सुनने वाले दोस्तों, मैं जो जानना जरूरी है कि ये इनका सबसे पहला भारत में इस्तेमाल जो है, हमारे देश में इस्तेमाल कश्मीर में शुरू हुआ। कश्मीर में 2016 में पहली बार इनकी नमूदगी होती है। और ये मैं सरकारी आंकड़े, सरकारी डेटा आपके सामने रख रहा हूं, जिसको कश्मीर टाइम्स ने, कश्मीर टाइम का, काज़मी जी आप वो लिंक लगाइएगा, इतना शानदार रिसर्च आर्टिकल है। और ये कश्मीर टाइम्स जो है मुसलमान नहीं चलाते हैं, ये एक भसीन परिवार है, वो चलाते हैं। जी 2016 के अनरेस्ट में पेटल गन चलाने से 100 मौतें हुई और 12,000 बहुत सीरियस लोग इंजर हुए। जुलाई 2016 के एक महीने के अंदर 6,221 लोग इसमें मारे गए और 9,042 लोग जख्मी हुए। गवर्नमेंट ने 2018 में पार्लियामेंट को जो डेटा दिया, उसने बताया कि पैलेट गन चलने की वजह से 17 लोग मारे गए हैं। ये पार्लियामेंट का बयान है जनाब। पेटिशनर ने जो सुप्रीम कोर्ट को 2017 में पेटिशन दी कुछ ह्यूमन राइट्स वालों ने, कि 50 लोग मारे गए हैं और 300 लोग ब्लाइंड हो गए। SMS हॉस्पिटल श्रीनगर जुलाई नवंबर 2016 120 से ज्यादा लोगों की आंखें चली गई वहां जो अस्पताल में लोग आए। उसके बाद हॉस्पिटल स्टडी जो जुलाई नवंबर 2016 के अंदर कश्मीर की गई, 777 पेशेंट आए पेट्रोलिस के, जिसमें से 82.4 यानी लगभग 83% की आंखें चली गई। जी, उसके बाद जनाब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि 88 डॉक्यूमेंटेड डेथ्स हैं जो पैलेट गन से हुई। ये एक मिनट में आपको रोक करके थोड़ा सा देखिए, इससे हालात की संजीदगी और सरकार की नीयत साफ हो रही है। यानी पहला जो तजर्बा है उसमें पैलेट गन से ना सिर्फ जख्मी किया जाना या डीएक्टिवेट करना मकसद था, बल्कि इसमें मारा भी जा सकता था। ये स्टूडेंट्स मुसलमान नहीं है सब, जिसमें ये वो दुश्मनी निकाली जाए कि सब कश्मीर के मुसलमान हैं, उन्हें तो कुछ भी कर लो। ये पूरे भारत के नौनिहाल बच्चे जो हर फैमिली से ग्रूम होते हुए, मुझे वो देख करके इतना अजीब और इतनी तकलीफ हुई। 10वीं क्लास का बच्चा, 11वीं क्लास का बच्चा जो अभी 16-17 साल का ही है, और उसको पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं। आखिर क्या इजराइल भारत में बहुत ज्यादा सिविल वॉर जैसी कुछ हालत बनाना चाहता है? क्या ये इन स्टूडेंट्स के खिलाफ ऐसी ताकत का इस्तेमाल करना ज़ायनिस्ट और आरएसएस के लोग क्या किस तरफ ले जाना चाहते हैं देश को? ये मेरे ख्याल से समझना बहुत जरूरी है। जी, 2 बातें हैं जनाब यहाँ। एक तो ये आतंक मचाना, टेरर मचाना, दूसरा ये है कि विरोध को एकदम ये मानना कि ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, इनको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 2 चीजें। और ये हिंदुत्ववाद जो है, जो आरएसएस का दर्शन है, और ये जो अपना ये जायनिज्म है, नेतन्याहू का जायनिज्म है, ये दोनों इसमें एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं। और ये आप जानते हैं कि दुनिया के जो राइटिस्ट क्रिश्चियन जायनिस्ट हैं, वो कब से कह रहे हैं कि भारत की जरूरत है, आरएसएस की जरूरत है, एबीवी की जरूरत है, वीएचपी की जरूरत है, सारी दुनिया से मल्टीकल्चरलिज्म खत्म कर देने के लिए। यानी इस्लाम को ही खत्म करने के लिए नहीं, जो भी लिबरल आइडियाज हैं, जो भी डेमोक्रेसी है, उनको खत्म करने के लिए। अच्छा, अब आप देखिए, जो पहली बार भारत में इस्तेमाल हुआ किसान आंदोलन में, शंभू बॉर्डर पर यह चलाया गया, लेकिन आधे घंटे के बाद उसको हटा लिया गया। वहां हमारे कई किसान साथी जो थे, जो हरियाणा और पंजाब दोनों जगह के थे, वो जख्मी हुए थे उसमें। लेकिन उसके बाद इन्होंने उस पर कोई चर्चा नहीं की, उसको हटा दिया। यहां पर भी आप देखिए जो हुआ है, कौन सोच सकता था
कौन सोच सकता था कि ये पैलेट गन या एम्यूनेशन वाली कोई बंदूक वहां लेकर आएंगे। एक 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 बहुत बहुत पीसफुल है। मैं आपसे बता रहा हूं कि मैंने कम्युनिस्टों के बड़े बड़े जुलूस देखे हैं, उसमें भी कहीं पुलिस के साथ मारपीट और ये पथराव हो जाता है। यहां बिल्कुल नहीं हुआ। 20 तारीख को कुछ भी नहीं हुआ। 20 तारीख को कुछ भी नहीं हुआ। और ये क्या कर रहे थे, आप जो कह रहे हैं ना डंडा, उसमें कीलें ठुकी हुई थी। जी जी जी। उसमें नौजवानों का कहना है कि उसमें बैटरी रन कुछ इस तरह का था कि वो झटका देता था। आपने जो बैरिकेड्स लगाए, बैरिकेड्स में आपने जो है करंट दौड़ाया हुआ था। जी, उसमें आपने करंट दौड़ाया हुआ था। और भाई आपको पढ़े लिखे को फारसी किया। ये जो है हुआ क्या कि हमारे सामने 4 बच्चे आ गए। शेख अरशाद मंसूरी 25 साल के, सुहेल लोचाब 19 साल का बच्चा, प्रशांत सिंह 25 साल के। आउटलुक का एक जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करता है, उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। आउटलुक ने भी, जो बड़ा मैगजीन है हिंदी अंग्रेजी का, उसने मना कर दिया। 4 लोगों को तो लगभग अंधा कर दिया है इन्होंने। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, इस पर कोई बात नहीं हो रही है, कोई माफी नहीं मांगी जा रही है, कोई माफी नहीं मांगी जा रही है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है। कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई सुओ मोटो एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो भाई साहब, बात यह है, ये जब कश्मीर के अंदर ये सब हो रहा था, मैं इसको कहता था कि कश्मीर जल्द ही, एक रवीश भी इस बात को बोलते थे कि सारा देश कश्मीर बनेगा। कश्मीर में इजराइल के हथियारों से, इजराइल की टैक्टिक से जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, वो जब इस देश का मजदूर, किसान सब उठेगा, सब खड़ा होगा, और 80% हिंदुओं वाले देश में 80% हिंदू ही होंगे संघर्ष में, तो ये पूरे देश को कश्मीर बनाएंगे। और ये बना रहे हैं। आज उन नौजवानों के बारे में क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, ये जो आरएसएस के लफंगे, आरएसएस के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो क्या क्या उनके बारे में बोल रहे हैं, उससे अंदाजा हो सकता है कि उनको कोई भी उनका विरोध करे, कोई भी उनकी अमेरिका परस्त या हिंदुत्ववादी राजनीति का वो करे, चाहे वो नंगे हो जाए भगवान राम के मंदिर से भी सब कुछ खाते हुए। और भगवान राम का मंदिर नहीं, बाकी तीनों जो धाम है उसमें भी पता लगा है कि सब लूट हो रही है, सब लूट हो रही है। तो आपने क्या करना है, इजराइल से मोदी मतलब सीखा नहीं है। ये दोनों मिलकर कितना उद्दंड और कितना टॉक्सिक हो जाते हैं कि आपने जो भी आपका विरोध करेगा, उसने आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी जो भी विरोध हमारी बच्चियों की शर्मगाहों में डंडे घुसाएं, सीधा उनके सीनों को नंगा करें, इनको बच्चों को गिराकर 20-20 आदमी पीटे। वो हाथ जोड़कर कहता रहा, लेकिन आप उनको ना छोड़ें। ये इन्होंने सीखा है, और ये देश इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, चीफ जस्टिस ने कह दिया, वीडियो देखने का टाइम नहीं मेरे पास। यानी जो कुछ हो रहा है, उससे एक दिन पहले हाई कोर्ट ने क्या कहा, डू नॉट ड्रैग अस इनटू दिस। यानी कानून का जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उसमें मदद करने का कोई रोल अब अदालत का नहीं रहा। यानी हमें नहीं खींचो इसमें, हमें नहीं खींचो। यानी वो कहता हमारे पास तुम पहले क्यों नहीं आए, सबसे पहले आ जाना चाहिए था। और उसके बाद अगले दिन इन सब का जो मुखिया है, उस मुखिया जिसको मैं कहता हूं कि उसको बेलगाम जबान है उसकी, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं। आप चीफ जस्टिस रोज कुछ करते, कॉकरोच पार्टी उनकी देन है। बिल्कुल बहुत उनका हम एहसानमंद है ना, उनकी बदतमीजी की जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, जो उनका जातिवादी एरोगेंस है, उनका ब्राह्मणिकल एरोगेंस है। ये शुएब आलम गए, बड़े सीनियर वकील हैं, बहुत सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने गए, जनाब जंतर मंतर में प्रदर्शन चल रहा है, पुलिस बेरहमी से कार्रवाई कर रही है, और शुएब आलम ने कहा कि जनाब मैं वीडियो लेकर आया हूं, हमारा वक्त खराब मत करो, अपना वक्त भी खराब मत करो। आप जरा देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या क्रिमिनल काम कर रही है। एक सिविक सेंस से लेड एक वकील
वकील ने कहा जाता है कि यार ये तो सिर्फ पैसा कमाते हैं। इसका कोई भाई बंदा नहीं मरा था, ना मार खाई थी शुएब आलम के बंदे ने, ना उनके घर का कोई आदमी था। ये चले गए, उनको कहा अपना वक्त खराब मत करो, हमारा वक्त खराब मत करो। और उसके बाद जनाब जो जस्टिस साहब ने कहा, हमें वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है। अच्छा, उसके बाद कल हमारे जस्टिस साहब ने, क्योंकि वो बदतमीजी की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उनको सफाई देनी पड़ती है, सफाई देने में वो और फंस गए। उन्होंने कहा कि अगले दिन मैंने 21 तारीख को मैंने देखा, हमारे तो लिए कोई पिटीशन फाइल ही नहीं हुई थी। अरे सूर्यकांत साहब, आप जिस बदतमीजी के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भड़काने का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो शुक्र करिए शुएब आलम को आपने गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं दे दिया था। आपकी कोर्ट बहुत सिविल राइट्स वालों को 5-5 लाख रुपए का जुर्माना चली जाती है। शुएब आलम सही घर पर चले गए। आपने जो हड़काया था, आपने जो बदतमीजी की थी, उसके जवाब में कौन वकील दाखिल करता? आप उसको भी अगले दिन 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दे। बोले मैं आया तो मैंने देखा कि कोई पिटीशन ही फाइल नहीं हुई है। कैसे पिटीशन फाइल होगी? आप जो है चीफ जस्टिस नहीं, आप एक गुंडे के तौर पर बिहेव करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर। सुप्रीम कोर्ट जिसका काम है इंसाफ करना, सुप्रीम कोर्ट है जिसने जब भी ज्यादती हो, और सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा काम है राज्य की हिंसा के खिलाफ इंटरवीन करना। ये मैं चाहता हूं सूर्यकांत साहब, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स देख लें कि सुप्रीम कोर्ट क्यों चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यह बराबर सवाल आया कि लोग भी गुंडागर्दी करेंगे, लोग भी, उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का काम है, जो सबसे संगठित ताकत जिसके पास है वो है राज्य। वो राज्य जो है, राज्य के लिए आप दस्तावेज। अच्छा, ये साहब क्या कर रहे हैं, ये हमारी कोर्ट्स क्या कर रहे हैं? आप जरा देखिए, मोदी साहब को 12.5 साल हो गए, 13 साल होने जा रहे हैं, ठीक है जी। 13 साल के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया। 23-24 की रात को लेट इन दी नाइट वो एक भाषण करते हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं। 12.5 साल में कुछ नहीं किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद आज खबर देखिए, आज जो खबरें हैं वो क्या हुआ बच्चों के साथ वो नहीं है। जेल अप टू 10 years, ₹10 crore फाइन फॉर एग्जाम लीक। अच्छा, उसी के साथ एक खबर आई है, उसी के साथ एक खबर है कि नीट और जो यूजीसी का जो सबसे बड़ा किंग पिन था, जो इन्होंने खुद बताया था क्योंकि किंग पिन है यहाँ का बिहार का, उसको सीबीआई ने कहा है कि उसको हमने छोड़ दिया, उस पर कोई मुकदमा नहीं चला सकते हैं। सीबीआई ने कहा था कि वो किंग पिन है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं जनाब। जी। देखिए ये, अच्छा, अभी जिस लेवल पर आंदोलन है, संजीव मुखिया बिहार का, जिसमें कहा था सारे इंडिया में जो चला रहा है वही चला रहा है। और अब वो बेगुनाह क्या करके छोड़ दिया गया। अच्छा, और आप जरा, मैं एक दो बात और बता दूं। जी। ये जो अमित शाह है, ये हमेशा कुर्ता पजामा पहनकर आता है। ये शहनशाह वाला, ये बड़ा अमीर आदमी है, तो ये बनकर आता है। 20 तारीख के बाद 21 तारीख को सुबह ये पार्लियामेंट आता है, क्या पहनकर आता है? यानी ये उड़िया जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसके साथ जो एकता दिखा रहे हैं, ये उड़िया साड़ी, ये उड़िया धोती बांध कर आता है और प्रेस वालों को कहता है, आर यू नॉट नोटिसिंग समथिंग दैट आई एम वेयरिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ कपड़ा, ड्रेस। वो पूछती है, जनाब ये कैसी बंगाली है क्या आप? क्योंकि धोती बंगाल के साथी लोग ज्यादा पहनते हैं। बोले नहीं, ये मैं उड़िया पहनकर आया हूं। यानी उड़िया चोरों का शहंशाह जो है प्रधान, उसके साथ एकता दिखाने के लिए। अच्छा, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं जनाब? ये हमको बता रहे हैं कि ये जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, 12.5 साल में नहीं पता लगा इसको, उसके 87 लोगों को कल डिसमिस कर दिया है। पर काजमी जी, ये देश पूछेगा ये किसने रखे थे? एनटीए किसने बनाया था? ये क्या प्रधान की मर्जी के बिना, मोदी की मर्जी के बिना हो गया था? अमित शाह की मर्जी के बिना हो गया था? क्यों हटाया इनको?
ये बताइए। अच्छा, एक चीज मेरे जहन में आ रही है जो मैं समझता हूं, उसे जरा कनेक्ट करके समझना जरूरी है। देखिए, ये सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लाई जिसमें बच्चे को फेल ना करो वगैरह वगैरह करके सब उनको बेकार कर दो। वो और हजारों स्कूल बंद हो चुके, यूनिवर्सिटियां बंद हो रही हैं। एक यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर खड़ा हुआ है जो वो तबाही की तरफ है। हमें वो भी याद रखना है कि आईएएस सिविल सर्विसेज के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्टें होती थी उससे सबसे बेहतरीन बच्चों को पोस्ट दी जाती थी, ओहदा दिया जाता था। आरएसएस के कुछ लोगों को भर्ती करने के लिए वो हटा दिया और अपने लोगों को भर्ती कर दिया, ये भी हुआ। अब इसके बाद क्या आप भी यही समझते हैं, जो मुझे कुछ समझ में आ रहा है, कि एजुकेशन को खत्म करो और जो बच्चे नौकरी लेने आना चाहते हैं, आपने वो भी सुना होगा 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल का करने का चक्कर हुआ कि 1 साल लेट आए बच्चे नौकरी लेने के लिए, फिर जब नौकरी लेने के लिए जाएं तब उनके एग्जाम के पेपर लीक करा दो। यानी पूरी जवान नस्ल को पूरी तरह से तबाह कर दो, बेरोजगार छोड़ो और अपना अंधभक्त बना दो। क्या यही सब प्लान है? क्या मैं थोड़ा सा आपसे ये बिल्कुल सच है। और इसको अगर ये देश नहीं समझेगा, हमारे ये नौजवान नहीं समझेंगे, तो ये किसी के इस्तीफे पर बात खत्म हो जाएगी। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आज का इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए। आज के इंडियन एक्सप्रेस में है, ये बंदा बहुत अच्छी रिपोर्ट्स करता है, ये जी उदित मिश्रा। उदित मिश्रा बहुत बेहतरीन इकोनॉमिक्स के जर्नलिस्ट हैं कि पिछले 12 साल में कांग्रेस का राज गया 2013-14 में। एजुकेशन पर 4.6% जीडीपी था। हमारे देश में जितना भी उत्पत्ति होती थी उसका 4.6 था। मोदी के राज में ये 2.5 हो गया है। 2.5 हो गया है। यानी देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरी बच्चियों, आरएसएस बुनियादी तौर पर या कोई भी इस्लामिस्ट जो संगठन है, आप तालिबान को ले लें, ये एजुकेशन विरोधी होते हैं, ये ज्ञान विरोधी होते हैं, ये ज्ञान विरोधी होते हैं। इसीलिए हमारे देश में द्रोणाचार्य हीरो है। द्रोणाचार्य हीरो है जो दलितों को, जो गरीबों को, जो निचली जातियों को, लोगों को तीर चलाना भी सीखने नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने ऐसा बुनियादी सवाल उठाया। मैं कह रहा हूं कि एक दिन एजुकेशन पर होना चाहिए। 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद है जो ज्यादातर बीजेपी की सरकार में, आप बीजेपी के राज्यों में हैं। मैं 2014 का मोदी का भाषण आपको याद कराना चाहता हूं। सुन लीजिए उसके लास्ट 3-4 पैरा। हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा नौजवानों का ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स है, नौजवानों का सबसे बड़ी तादाद है। लेकिन हम जाते हैं एक अच्छा प्लम्बर देखने, नल ठीक करने वाला देखने, हमको नहीं मिलता। हमको रसोईया नहीं मिलता, हमको इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता, हमको ड्राइवर नहीं मिलता। मोदी का जो सपना है, इस क्रिमिनल प्रधानमंत्री का सपना यह है कि नौजवानों को वो क्या चाहता है? नौजवानों को वो चाहता है कि वो प्लम्बर बने, वो रसोइये बने, इलेक्ट्रीशियन बने, और प्रधान की बेटी जो है वो टिफ्स जो दुनिया की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है वहां जाकर पढ़े। ऊंची जातियों के बच्चे, अमीरों के बच्चे अमेरिका जाकर पढ़े। ये आरएसएस का, बीजेपी का कौन सा मंत्री है जिसके बच्चे बाहर नहीं पढ़ रहे? इनका कौन सा बच्चा है जो कांवड़ यात्रा में जाता है? अरे साहब, शमसुल इस्लाम साहब, वो कुछ वीडियो आंखों में देख करके यानी आंसू आते हैं। जंतर मंतर पर मैंने कई ऐसे पेरेंट्स को, बूढ़े लोगों को देखा है वीडियोस में, जिसमें आकर के वो मिल रहे हैं दीपके से और वो कह रहे हैं कि आप पीछे मत हट जाना, ये हमारे बच्चों का सवाल है। कुछ औरतें हैं जो गोद में बच्चों को लेकर के आ रही हैं, वो ये कहती हैं इनका फ्यूचर है अगर हम अभी ना निकले। तो पूरा देश त्राही है इसको खत्म करने के लिए ये 2 तरीके अपना रहा है। ये जो गैंग है गुंडों का, जो आज इस देश पर सत्ता कर रहा है, वो क्या कर रहा है? अंदर से तोड़फोड़ कर रहा है। ये सोनम वांगचुक के साथ किया। यानी सोनम वांगचुक को बिल्कुल था कि उनका आदमी है और उन्होंने भेजा था, लेकिन जब उनको लगा, मोदी एंड गैंग को लगा कि ये उतना नुकसान नहीं करा पाएगा, तो सीधा का सीधा बाहर लेकर आया और बिल्कुल तामझाम के साथ कि देखो ये हमारा आदमी है। उसको जूस जो है किसी और से भी पिलवा सकते थे।
हाँ, किसी साधारण, लेकिन उसको पिलवाया कि हमारा आदमी है, देखो हम तुम्हारे खिलाफ अंदर क्या क्या करा सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन उसके बावजूद ये नौजवान हारे नहीं है, ये नौजवानों ने हथियार नहीं डाले, और इनके साथ जो अभी मुकदमे किए जाएंगे, 22 तारीख को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को एनएसए के तहत किसी को भी गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया है, आदेश दे दिया गया है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि कैसे लोग ये जो इसके विरोधी हैं वो कैसे कैसे मजाक भी कर, देखिए सारा देश खड़ा है, क्या क्या मोदी और इस राज के खिलाफ क्या क्या वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आप देखिए किस तरह से हमला कर रहे हैं। मैं आज सुबह एक वीडियो देख रहा था कि अरे यार अब तो घर पर खाना बनाने की जरूरत नहीं है, वहां तो जंतर मंतर पर खुलेआम आपको पिज्जा मिल रहा है, यानी जैसे वो वहां अय्याशी कर रहे हैं। तो ये एक मजाक उड़ाने का, देखिए इसको वो ये करेंगे हल्का करके, उसको मजाक में उड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नौजवान जुड़े हुए। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं, मान लीजिए ये दीप के भी बैठ जाए, हाँ, लेकिन ये देश जहां पर अब खड़ा हो गया है, इसको कोई नहीं वापस ले जा सकता है, कोई वापस नहीं ले जा सकता। मैं आखिर में हमारे पास 3-4 मिनट हैं, इसमें थोड़ा सा आप समराइज कर दीजिए, और ये जो इजराइल का रोल है देश को तबाह करने में, वो थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दीजिए। हमारे पास 3-1 मिनट हैं, अगर आप कर सकें तो आखिर में समराइज। तो असल में इजराइल का क्या रोल है, वो तो मोदी का रोल है, वो तो आरएसएस का रोल है। आरएसएस का जो पिछले 100 साल का इतिहास है, इस देश को तबाह करने का इतिहास है, इस देश को मारने का इतिहास है। तो इसको जो है, इसको हमको नहीं भूलना चाहिए, यानी इसमें ये जहर का डबल डोज है भाई साहब जी। देश को तबाह करने में आरएसएस और इजराइल बाकायदा मिल गए हैं, दोनों एक ही नजरिए के लोग हैं और डबल डोज हैं, यानी डबल डोज है, ये टू इंजन सरकार जो है, ये टू इंजन सरकार जो है वो है। और भाई साहब 2 लाइनें गाऊंगा जो पिछली बार, बिल्कुल, हाँ, ये शीरी हमारी बिटिया का गीत ने लिखा था ये, हाँ जी, जब ये मोदी आया था। सत्ता में बैठे हैं देखो लोगों के हत्यारे, हाथ रंगे हैं इनके खून में सारे, मुंह में राम बगल में चूड़ी, संगी ये बजरंगी टोली, सत्ता में बैठे हैं देखो लोगों के हत्यारे, हाथ रंगे हैं इनके खून में सारे। जी, लोगों को आंखें खोल करके समझने की जरूरत है, अंधभक्ति खत्म हो गई। और एक पैगाम और जंतर मंतर से आया, मैं कंक्लूड करते करते याद दिला दूं, जहां कहीं हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, और मुसलमान वहां सड़क पे नमाज पढ़ता, आधी रात को तहज्जुद की नमाज जिसे कहते हैं, एक बूढ़ा आदमी पढ़ता है, तो उसकी भी लोग वीडियो बना करके डालते हैं, कहते हैं जब ऐसे लोग यहाँ आ गए हैं तो इस आंदोलन में कामयाबी जरूर होगी। भजन गा रहे हैं, जी बिल्कुल, साहब का पाठ हो रहा है, सब हो रहा है, यही तो गुलदस्ता है। बिल्कुल इसी गुलदस्ते को वो कमल का फूल बना देना चाहते हैं, जो नहीं बनेगा। जी, नहीं बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, बहुत ही अहम मामले पर हमारी आपकी बात हुई, और खास तौर पर ये पैलेट गन इजराइल से चली और भारत ही एक्सपोर्टर बन गया अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर के। ये सब कहानियां अंदर की हमारे मीडिया में, और गूगल को भी मैनेज किया हुआ है। गूगल भी ये कहता है कि नहीं, इजराइल से नहीं आया है। तो ये बहुत ही दिलचस्प है। मुझे लगता है कि आज का वीडियो काफी अहम है। हमारे दर्शकों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए, ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।